Assalamualaikum, welcome to Nazwana EasyEDU and this is third lecture of quantum mechanics lecture series. इस लेक्चर सीरीज में HEC के आउटलाइन के अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स का मुकम्मल कोर्स कवर करवाया जाएगा और ना सिर्फ टॉपिक्स उनकी डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन बल्कि सॉल्व एग्जांपल्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी कवर करवाई जाएंगी। इस लेक्चर सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं और जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द मेन टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज़ वेव पैकेट। हम देखेंगे वेव पैकेट है क्या और उसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसको हम मैथमेटिकली किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि जो वेव पैकेट है वो किस तरह प्रोपेगेट करता है। दो तरह की प्रोपेगेशन होती है, विद डिस्टॉर्शन और विदाउट डिस्टॉर्शन, जो कि रिस्पेक्टिवली नॉन डिस्पर्सिव मीडियम और डिस्पर्सिव मीडियम में होती है। लेकिन इन चीज़ों को समझने से पहले कुछ प्रीरेक्विजिट टॉपिक्स को रिव्यू करना ज़रूरी है ताकि हम वेव पैकेट के टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर हम प्रीरेक्विजिट टॉपिक्स नहीं करेंगे तो हम वेव पैकेट की अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकेंगे। और मज़ीद मैं आपको बता दूं कि आज के जो टॉपिक्स हैं वो जेटली की बुक का टॉपिक नंबर 1.8 है और पेज नंबर है 38। जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव पैकेट वाला टॉपिक है वो मैं लिखना भूल गया हूँ, वो है टॉपिक नंबर 1.8.3 और पेज नंबर बुक का जो है वो है 43। सो लेट्स स्टार्ट विद सुपरपोजिशन। व्हाट इज सुपरपोजिशन? जब भी दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आके आपस में टकराती हैं, तो इस सिनेरियो को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। और इसका एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल है जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप इन स्पेस द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। मीन्स के जब दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? इंडिविजुअल वेव्स के अलजेब्रिक सम के इक्वल। इसको मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें हमारे पास तीन वेव्स हैं, वेव 1, 2 और 3। ये आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और इंटरेक्शन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। एक्चुअली सुपरपोजिशन में हमारे पास दो तरह के फिनोमिनाज होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो उस केस में टोटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो आता है। लेकिन अगर दो वेव्स इन फेज हैं, उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है, तो वहाँ पर 100% कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो एड अप हो जाते हैं। आई होप सो आप लोगों को फेज डिफरेंस का पता होगा, लेकिन अगर चंद एक स्टूडेंट्स को नहीं पता तो उनके लिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इन फेज का मतलब ये है, अगर हम दो वेव्स के बारे में कहते हैं कि ये दो वेव्स जो हैं वो इन फेज हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये वेव्स कुछ इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं कि इनके ट्रफ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं 100% एग्जैक्टली, और जो क्रस्ट है वो क्रस्ट के साथ इंटरफेयर कर रही है। इस केस में इन दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो एड अप होगा और एड अप होने के बाद जो रिजल्टेंट है वो इन इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होगा। लेट्स सपोज इसका एम्पलीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी बड़ी, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 होगा। ये तो थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 100% कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर हम जब कहते हैं कि दो वेव्स टोटली आउट ऑफ फेज हैं, मींस जो फेज डिफरेंस है उनके दरमियान वो 90 डिग्री है, तो उस केस में क्या है कि दो वेव्स कुछ इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं कि क्रस्ट ट्रफ के सामने आ रहा है और ट्रफ क्रस्ट के सामने आ रहा है, जिस तरह ये है। तो इस केस में क्या है, क्रस्ट ट्रफ को कैंसिल आउट कर देता है और हमारे पास जो अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है। अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फेज डिफरेंस 0 है, ट्रफ क्रस्ट के सामने है एग्जैक्टली
एक दूसरे के सामने आ रहे हैं क्रस्ट और ट्रफ, तो रिजल्टेंट जो है हमारे पास 0 होगा। मैथमेटिकली इस प्रिंसिपल को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या वेव फंक्शन है, ये किसके इक्वल है, वेव 1 के एम्पलीट्यूड प्लस वेव 2 का एम्पलीट्यूड, यानी कि इंडिविजुअल सम्स के इक्वल है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को अगर मैं जनरल वर्ड्स में बताऊं तो एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूं कि जब भी किसी चीज़ के चांस के बारे में हम बात करते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बताते हैं। फॉर एग्जांपल हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो वेबसाइट पे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है जी 90% प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी या 10% प्रोबेबिलिटी है कि बारिश नहीं होगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स तमाम इवेंट्स को प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में शो करती है। कन्वर्सली जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो श्योरिटी के साथ हमें चीज़ों के बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इनिशियल कंडीशंस पता है कि एक बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, वट एवर इट इज़, न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी उसकी है, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी गिवन है, तो हम इन इनपुट्स को यूज़ करके फार्मूलाज को मैनिपुलेट करके हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि टाइम t के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है, हम हर चीज़ को प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में शो करवाते हैं। और प्रोबेबिलिटी को किस तरह लिख सकते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पार्टिकल है, हम उसकी एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। एक क्यूब है dz, dx और dy, हम देखना चाहते हैं कि इस क्यूब में एक पार्टिकल के मौजूद होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम इस फार्मूला से शो करवाएंगे। और अगर एरिया की बात करेंगे तो फिर यहाँ डी स्क्वायर आएगा, अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो डी क्यूब आएगा, और अगर वन डायमेंशन है तो जस्ट डी आर आएगा। इस चीज़ से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आवर पर्पज इज़ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन द वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट है, उसके अंदर हमने पार्टिकल के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और इस वॉल्यूम के जो डायमेंशंस हैं वो डी वाई, डी एक्स और डी जी हैं, और जो टाइम है वो t है। तो जो वेव फंक्शन होगा वो डिपेंडेंट होगा पोजीशन और t पे, और वो वेव फंक्शन को हम साई इंटू आर कामा टी के तौर पर लिख सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम इस सूरत में लिख सकेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आपने जस्ट ये नोटेशन देखनी है कि प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह लिख सकते हैं। बोर्न इंटरप्रिटेशन है, ये भी प्रोबेबिलिटी के मतलब है। इसने प्रोबेबिलिटी को थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया। इसने एक स्टेटमेंट दी कि साई स्क्वायर शोज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड दिस टर्म is the probability of finding the particle in the volume element d cube r at time t in the region between r plus dr। r plus dr का क्या मतलब है कि हम अपने एक्सिस पे एक पॉइंट r ले लेते हैं, एक पॉइंट जो है वो r प्लस डी आर ले लेते हैं। यहाँ तक r है, ये दरमियान वाला जो डिस्टेंस है ये डी आर है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा r प्लस डी आर। तो इसके दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम इस चीज़ से शो करवा सकते हैं। इंटीग्रल की सूरत में अगर हम प्रोबेबिलिटी को लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साई आर टी स्केयर, इनके मोड का स्केयर डी क्यूब आर इज इक्वल टू 1। ये 1 क्यों है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम पार्टिकल की मौजूदगी के बारे में कहते हैं कि आया एक पार्टिकल मौजूद है लेकिन उसकी जो लिमिट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, एक्स एक्सिस भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, और जो जी एक्सिस है वो भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ज़रूरी है कि वो पार्टिकल यहाँ मौजूद हो। इस चीज़ को मज़ीद मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसके 10% चांस हैं कि ये इस कोने में हो, और 10% ही चांस है कि इस कोने में हो। लेकिन अगर मैं पूरी स्क्रीन की बात कर दूं कि मैं जो लिमिट्स हैं उनको इनफाइनाइट तक ले जाऊं कि ये कर्सर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये स्क्रीन पर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। मौजूद तो है, 100% श्योरिटी के साथ मौजूद है इस स्क्रीन पर, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है कि ये इस कोने में है या इस कोने में है या इस कोने में है। कहने का मतलब ये है
कि जब हम इंटीग्रल की लिमिट्स को इनफाइनाइट कर देते हैं, हमें पता है कि पार्टिकल है और इसकी लिमिट्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो उस सूरत में जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 1 आनी चाहिए। यहाँ मैं एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दूँ, जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम 0 होती है, और इन दोनों के दरमियान में भी हो सकती है। सो इनफाइनाइट लिमिट्स के साथ अगर वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो उसको हम नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कहते हैं, और ये हमारे पास फिजिकल वेव फंक्शन होता है। ये आगे की चीज़ें हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। बहरहाल यहाँ तक आप सिर्फ ये याद रखें कि अगर हम लिमिट्स को इनफाइनाइट कर देंगे और प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। ये 1 डायमेंशन के लिए गिवन है कि अगर एक्स एक्सिस पे हम किसी पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं x1 से लेकर x2 तक, एक पॉइंट x1 है, दूसरा पॉइंट इधर x2 है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है इंटीग्रल की फॉर्म में, उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड आवर मेन टॉपिक दैट वाज वेव पैकेट। अभी हम देखेंगे कि वेव पैकेट है क्या, उसको हम किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और अगर हम वेव पैकेट को मैथमेटिकल फॉर्मेशन देना चाहें तो उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आप लोगों को वेव पैकेट समझाना चाहूँ तो किस तरह से समझा सकता हूँ कि वेव पैकेट मल्टीपल वेव्स का मजमूआ है जो इकट्ठे ट्रैवल कर रही हैं, पहली कंडीशन। सेकंड नंबर पे इनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, और थर्ड नंबर पे ये वेव्स ना तो टोटली इन फेज हैं ना ही टोटली आउट ऑफ फेज हैं, बल्कि इनका जो फेज डिफरेंस है वो 0 और 90 के दरमियान होना चाहिए। 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए फेज डिफरेंस, और ना ही फेज डिफरेंस 90 होना चाहिए, इन दोनों के इन बिटवीन होगा। तो जब ये वेव्स ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगी तो आपस में इनकी इंटरफेरेंस होगी, और उस इंटरफेरेंस के नतीजे में हमारे पास वेव पैकेट बनेगा। मैं आप लोगों के सामने जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो रीड कर देता हूँ। लोकलाइज्ड वेव पैकेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय सुपरपोजिशन in the same region of space waves of slightly different wavelengths but with phases and amplitude chosen to make constructive interference in the desired region of space and destructive interference outside the region। मीन्स वेव्स हैं, इकट्ठी ट्रैवल कर रही हैं, और हमने उनकी फ्रीक्वेंसीज, उनका फेज डिफरेंस इस तरह से चूज़ किया है कि एक स्पेसिफिक रीजन में तो हमें जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटर दैन 0 मिले, और आउटसाइड दैट रीजन जो एम्पलीट्यूड है वो हमें 0 मिले। तो ये तमाम कंडीशंस जब लागू होंगी तो हमारे पास लोकलाइज्ड वेव पैकेट होगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ग्रुप ऑफ वेव्स, उनके एम्पलीट्यूड जो है वो स्लाइडली डिफरेंट हैं, और उनके फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी हमें इस तरह से चूज करनी है कि एक स्पेसिफिक रीजन में हमें रिजल्टेंट मिले, आउटसाइड दैट रीजन जो एम्पलीट्यूड है वो हमें 0 मिले। तो हमारे पास जो वेव पैकेट है, लोकलाइज्ड वेव पैकेट, वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्म को समझने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लेते हैं। अभी हमने देखा कि वेव पैकेट कोई सिंपल चीज़ नहीं है, बल्कि मल्टीपल वेव्स का मजमूआ है, तो उनको हैंडल करना इजी नहीं है, लेकिन उनको सम अप करने के लिए हमारे पास एक टूल है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ा है इट्स ओके, अगर नहीं भी पढ़ा तो आप उसकी जनरल जो फॉर्म है उसको एक नज़र देख लें। इसमें हम अपनी मर्जी का वेव फंक्शन पुट करेंगे और अपने वेव फंक्शन को डिफाइन करवाते जाएंगे। मज़ीद अगर आप लोगों को ये नोट्स PDF में चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर जो सामने गिवन है और जो ईमेल है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल की लिमिट है f(x) e⁻⁴ dx। इसमें हम अपने वेव फंक्शन की वैल्यूज पुट करेंगे और अपने डिजायर्ड वेव पैकेट की मैथमेटिकल फॉर्म हासिल कर लेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसिडरेशंस हैं, जिस टिपिकल टॉपिक्स से पहले हम कुछ चीज़ें डिफाइन करवाते हैं। कंसिडर 1D वेव पैकेट, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, constructed the wave packet by superposing plane waves of different frequencies। ये हमारी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है और उसके साथ बहुत सी वेव्स एसोसिएट हैं।
उसके वेव फंक्शन है, मोमेंटम का वेव फंक्शन है, और कुछ और भी हो सकती हैं जो उसके साथ एसोसिएट है, वो मूव कर रही हैं। तो उसका अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन थी वही हम लिखेंगे, लेकिन एफ एक्स जनरल फंक्शन की जगह पे हम फाई के पुट कर लेंगे, और क्योंकि हमारा वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट भी होता है, ओमेगा टी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा वेव फंक्शन है वो अपनी मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह की इख्तियार कर लेता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में, जब हम उसका एम्पलीट्यूड फाई के पुट करते हैं। अगर हम टाइम ज़ीरो लेते हैं, मीन्स के जो हमारा टी है वो ज़ीरो है, तो उस केस में ये जो टर्म है हमारी वो निगलेक्ट हो जाएगी, और सिंप्लीफिकेशन के बाद कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बस आप लोग इसे एक नज़र देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह वेव फंक्शन को हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। उस केस में हमारा जो एफ एक्स है वो इक्वल होता है 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एस ई की पावर आई के एक्स डी एक्स। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये एमएमपी में मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में होती हैं। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप इसको एज इट इज़ रटा लगा लें तो भी आपका काम चल जाएगा। एक छोटी सी इक्वेशन है, सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स बाय इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वही चीज़ है, इनवर्स फोरियर ट्रांसमिशन में ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है उसमें हम अपना वेव फंक्शन साई एक्स लिखेंगे, और जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो इस तरह से कुछ यूं बन जाएगा। अगर हम वेव फंक्शन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको फिगर के साथ एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास x 0 है तो उस सूरत में हमारे पास e की वैल्यू, e की पावर i के x जो है उसकी वैल्यू 1 आएगी, और इस सूरत में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो मिलेगा। इस यहाँ एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? एम्पलीट्यूड का मतलब किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी की अपोजिशन किसी पार्टिकल को लेकर के चल रहे हैं तो जहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि इस मुकाम पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जूँ जूँ हम इससे अवे जाते हैं प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, चाहे हम लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं। तो जब x = 0 होगा, e की पावर 0 आएगी, तो उस वक़्त जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी, और जो वैल्यू है वेव फंक्शन की वो मैक्सिमम आएगी। अभी वेव फंक्शन हमने सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से देखा, लेकिन अगर हम उसको एनर्जी और मोमेंटम की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? और ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है कि वेव पैकेट की इक्वेशन को आप एनर्जी और जो है हमारा मोमेंटम उसके टर्म्स में लिखें। तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है। ऊपर जो हमने डेरिवेशन की वहाँ जो फाई था वो फंक्शन था के का, तो के की जगह इस इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे, के = पी और एच कट, और वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। और ओमेगा की वैल्यू = एच कट, ओमेगा बड़ी मशहूर इक्वेशन है, इसमें से ई की वैल्यू निकालेंगे, और सॉरी ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा = ई ओवर एच कट आएगा, इसको मैनिपुलेट करेंगे जब ई ओवर एच कट = ओमेगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे इस इक्वेशन को। मैं आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ थोड़ी। पी ओवर एच कट है, एच कट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये जो एच कट है ये भी बाहर आ जाएगा। चूँकि इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट हो तो हम इसको बाहर ले जा सकते हैं, इसलिए सिंपली ये वाली जो टर्म है ये इक्वेशन से बाहर चली जाएगी, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। और इन केस अगर टाइम 0 है तो ये वाली टर्म भी वैनिश हो जाएगी और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह हम मोमेंटम और एनर्जी की टर्म्स में वेव पैकेट को शो करवा सकते हैं। इन्वर्स रिलेशन में सिर्फ सेम है हर चीज़, सिर्फ इन्वर्स वाला रिलेशन लेंगे, तमाम चीज़ें पुट करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट के तौर पे आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग खुद करके देखिएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन ऑफ वेव पैकेट, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वेव पैकेट में क्या चेंजेस आ जाती हैं। ये डिपेंड करता है मीडियम पे। दो तरह के हमारे पास मीडियम्स हो सकते हैं, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम और डिस्पर्सिव मीडियम।
और इसके नतीजे में हमारे पास दो तरह की वेव पैकेट की मोशंस आती हैं, मोशन ऑफ वेव पैकेट विद डिस्टॉर्शन एंड विदाउट डिस्टॉर्शन। पहले हम देख लेते हैं कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या है और डिस्पर्सिव मीडियम क्या है, और उसके बाद हम इन दोनों मीडियम्स में वेव की प्रोपेगेशन को देखेंगे और उनके मैथमेटिकल क्वेश्चन जो हैं वो ड्राइव करेंगे। अगर हम बात करें नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की, सच अ मीडियम इन विच रेगुलर फ्रीक्वेंसीज एंगुलर फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर। तो बहुत सिंपल है कि वो वाला मीडियम जिसमें हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो हमारा नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम वेव पैकेट मूव विदाउट डिस्टॉर्शन। वेव पैकेट में किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती। जब वेव पैकेट मूव करता है तो वो अपनी जो विड्थ है, ब्रेड्थ है या लेंथ है उसको कंजर्व रखता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। नो चेंज इन दी शेप एंड विड्थ। एक्चुअली विदाउट डिस्टॉर्शन का मतलब यही है कि उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती। सेकेंड नंबर पे हमारे पास डिस्पर्सिव मीडियम, सच अ मीडियम इन विच एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर के। इन डिस्पर्सिव मीडियम वेव पैकेट मूव विद डिस्टॉर्शन। इसमें डिस्टॉर्शन आती है और उसकी जो शेप है वो और चेंज होती है। ये विदाउट बाय मिस्टेक पीडीएफ में लिखा गया है। अब हम इन दोनों मीडियम्स में वेव पैकेट की मोशन को डिस्कस करेंगे। और ये जो डिस्पर्सिव मीडियम और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, इसका अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसको आप नोट कर लें कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। जैसा कि हमने देखा कि मीडियम दो तरह के हैं, तो इस लिहाज से जो वेव पैकेट की मोशन है वो भी दो तरह की है। पहले हम देखेंगे वेव पैकेट विदाउट डिस्टॉर्शन, कि जब डिस्टॉर्शन नहीं है तो वेव पैकेट की सेहत पे क्या असर होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई या शेप या उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क आता है या नहीं आता। The simplest form of angular frequency is when it is proportional to the wave number k. This case correspond to non-dispersive propagation. Means कि जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है उसमें हमने देखा कि जो ओमेगा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, तो उसमें डिस्पर्शन नहीं आती। हम सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में हमारे पास जो वेव वेक्टर की इक्वेशन आई थी उसमें ओमेगा की जगह पे वी नॉट टी लिखते हैं, और इससे इक्वेशन पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो साई नॉट है वो साई के इक्वल ही आता है, विच सजेस्ट दैट साई इज आइडेंटिकल विद साई नॉट। साई नॉट साई के इक्वल है। इट मीन्स जो जिस तरह का वेव पैकेट इनिशियल कंडीशन में था उसी तरह का फाइनल कंडीशन में है। द फॉर्म ऑफ द वेव पैकेट एट टाइम टी इज आइडेंटिकल विद द इनिशियल टाइम टी। इट मीन्स के नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में किसी किस्म की भी वेव पैकेट में डिस्टॉर्शन नहीं आती। जो नॉन डिस्पर्सिव केस है वो आइडियल केस है, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हम प्रोपगेशन ऑफ वेव पैकेट इन डिस्पर्सिव मीडियम में स्टडी करते हैं, और इसकी एक डेरिवेशन है। उस डेरिवेशन की वजह यह है कि जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम था उसमें हमारी जो ओमेगा है वो सिंपली वी नॉट के इक्वल आ गई थी, जिसकी वजह से हमारे वेव पैकेट की शेप पे कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन डिस्पर्सिव मीडियम जो है उसके केस में ऐसा नहीं है। हमारा जो वेव पैकेट है वो डिस्टॉर्ट होता है, उसकी शेप में डिस्टॉर्शन आती है। हो सकता है वो डिस्पर्स हो जाए और ख़त्म हो जाए, मीन कि किसी किस्म का कोई भी चांस हो सकता है। उसके लिए हम डिस्पर्सिव केस को देखते हैं। डिस्पर्सिव केस के सूरत में हमारा जो ओमेगा है वो सिंपल नहीं होती, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक टर्म आती है जिसे हम टेलर सीरीज के जरिए अभी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और एंड पे उस मेगा की वैल्यू को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन हमारे निकली थी वेव पैकेट की उसमें पुट करेंगे। कुछ सपोजिशंस हैं। कंसिडर अ मोर जनरल केस ऑफ डिस्पर्सिव मीडियम which transmit harmonic waves of different frequencies at different velocities. Our aim is to find the form of omega k in the as a function of k. मीन्स कि हम डिस्पर्सिव मीडियम में ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उस ओमेगा की वैल्यू को हम पुट करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज इनिशियल कंडीशन पे हमारा जो एम्पलीट्यूड था फाई वो फंक्शन था के नॉट का, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वो वेव फंक्शन है वो चेंज हो गया है। वो एम्पलीट्यूड का जो फंक्शन है वो चेंज हो गया, वो के का ही फंक्शन है, लेकिन यहाँ के जो है वो के माइनस के नॉट हो गया। तो इस फाई की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू जो है
वो हम टेलर सीरीज से फाइंड करेंगे। ये हमारे पास टेलर सीरीज की जनरल फॉर्म है, ये आप लोगों ने देखी होगी एमएमपी में, लेकिन अगर नहीं भी देखी तो कोई इशू नहीं है, इसे आप देख लें। इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, ए को रिप्लेस करेंगे के नॉट से और एक्स को रिप्लेस करेंगे के से। तो इस इक्वेशन में हमने जो हमारा वेव फंक्शन है वो फंक्शन किस किस का है, के का और के नॉट का। तो अपने फंक्शन के साथ इस जनरल फॉर्म को हम रिप्लेस करेंगे। ए को हमने रिप्लेस करना है के नॉट से और एक्स को रिप्लेस करना है हमने के के साथ। तो इस तरह जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये सारे इक्वेशन इस तरह नीचे कॉपी हो जाएगी हमारे अपने केस के टर्म्स में, और जो हायर टर्म्स हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगी। निगलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आई है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू के नॉट प्लस वी जी इंटू के माइनस के नॉट स्क्वायर अल्फा प्लस डैश डैश डैश। ये जो हायर टर्म्स हैं ये निगलेक्ट हो जाएंगी। इस ओमेगा की वैल्यू को हमने पुट करना है अब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की सुपरपोजिशन वाली इक्वेशन में, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से थी। ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे सिंपली इस स्टेप में, ओमेगा की जो वैल्यू पर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म टेलर सीरीज से निकाली है वो पुट किया। पुट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन है कुछ इस तरह की शक्ल तैयार कर लेगी। सेम वही इक्वेशन है, जस्ट एक्सपोनेंशियल को e को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दिया। ये चीज़ एज इट इज़, इधर से फाई एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये नीचे आ गई हमारे पास। के नॉट एक्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, बाज़ औक़ात हम करवाते हैं अपनी टर्म्स को सॉल्व करने के लिए, जिस तरह कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर है, इसी तरह टर्म्स को मैनिपुलेट करने के लिए हमें इस फैक्टर की ज़रूरत होगी। इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में के नॉट एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया अपनी वैल्यूज़ में। करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, करली ब्रैकेट के ओपन होने से जस्ट ये माइनस अंदर जा रहा है हर टर्म के साथ। ओमेगा नॉट था माइनस ओमेगा नॉट टी आ गया, ये माइनस के नॉट वी जी टी आ गया, और यहाँ भी ये जो प्लस वाला साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप अपना कॉपी पेन साथ रखें और इसको वीडियो को पॉज करके साथ साथ सॉल्व करें, इस तरह आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लगेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो अंदर वाली ब्रैकेट थी मज़ीद उसको ओपन कर दिया, ये आई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये जस्ट आई अंदर गया, तमाम टर्म्स के साथ जो आयोटा है वो आ गया। नेक्स्ट जो है वो भी सेम स्टेप है, कोई इसमें चेंज नहीं आया, सिंपल किया, जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा था वहाँ माइनस पुट किया, और इसके बाद यहाँ हमने x कॉमन लिया इन दो टर्म्स में से और i कॉमन लिया है इन दो टर्म्स में से। कॉमन लेने के बाद हमारे पास दो टर्म्स ये कॉमन आ रही हैं k माइनस के नॉट को। नेक्स्ट स्टेप में हम फैक्टराइजेशन करेंगे और ये जो k माइनस के नॉट है इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेके ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। k माइनस के नॉट कॉमन आया, ये देखें ज़रा, इसमें से भी k माइनस के नॉट, इसमें से भी k माइनस के नॉट आया, तो क्या आ जाएगा x माइनस वी जी टी अंदर आ जाएगा इक्वेशन के, जिस तरह ये आया। बाकी की जो टर्म्स हैं वो एज इट इज रही हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, e की वैल्यू को बस स्प्लिट करके लिख दिया। जनरल सा एक रूल है कि अगर a की पावर x y है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, x प्लस वाई है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं a की पावर x इंटू a की पावर y। तो इसी तरह ये जो a की पावर है उसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके एक ये लिख दी फॉर्म और एक ये लिख दी। यहाँ जो हमारे पास फाई के है, चूँकि हमारा फाई में मॉडिफिकेशन आ चुकी है, और जिस तरह हमने स्टार्ट में सपोजिशन की थी फाई के की जगह पे जी इंटू के माइनस के नॉट पुट करेंगे। के माइनस के नॉट पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह बन जाएगी, और यही हमारी फाइनल इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। पुट दी ओमेगा नॉट इन एक्सपोनेंशियल एंड कम्स आउटसाइड ओमेगा नॉट को हम पुट करेंगे, चूँकि हमारा जो इंटीग्रल है उसका उसके लिहाज से ये जो टर्म है ये कांस्टेंट आ जाएगी,
ओमेगा नॉट की जगह पे हम पुट करेंगे वी फेज के, और वी पी एच और के ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसलिए ये जो वी फेज टी वाली टर्म है ये इन इक्वेशन से बाहर आ जाएगी, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। और ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जो हमें बताती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा इनिशियल वेव पैकेट था साई नॉट वो साई एक्स टी में चेंज हो चुका है, और उसकी जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में मौजूद है। और ये थी हमारी मोशन ऑफ वेव पैकेट विद डिस्टॉर्शन। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।